हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने बीएनएसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, वारंट ऑफ अरेस्ट। अभी हम प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले मैंने बात की समन्स की, उसके बाद मैंने कल बात की वारंट की। मैं आज प्रोक्लेमेशन जो मैंने कल पढ़ा दिया था उससे आगे मैं आज बात करूंगा। प्रोक्लेमेशन क्या होती है, किस तरह से इसका काम है, क्या चीज़ है ये, मैं सब कुछ वन बाई वन इसको बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो लोग भी एपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि बिहार एपीयू, क्योंकि जैसा आपको पता है नवंबर में बिहार में आपका क्या होना है, चुनाव होना है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव होने, बिहार एपीयू कभी भी आ सकती है, सून। ये देखेंगे आप, इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी, वेरी सून नोटिफाइड होंगी, नोटिफाइड सून, जल्दी ही इसकी वैकेंसी नोटिफाइड हो जाएंगी। जैसे नोटिफाइड हो जाएंगी वैसे मैं आपको बता दूंगा। ये जानकारी हमें मिली है हमारे सूत्रों से कि बहुत जल्दी ही इसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है, किस तरह से वैकेंसी, कितनी वैकेंसी होंगी, क्या होगा। तो बिहार भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बिहार में भी मैं बता दूं, कुछ एक पेपर बढ़ जाते हैं लॉ के, लेकिन वो तीनों मेजर लॉ तो रहते ही हैं, आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये रहता ही है। इसमें कुछ एक एक्ट और जुड़ जाते हैं, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और मैं बहुत जल्दी इस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा बिहार एपीओ के लिए। और बिहार एपीओ बहुत अच्छी नौकरी है। इससे पहले भी मेरा ख्याल है 543 वैकेंसी लास्ट वैकेंसी में क्लियर हुई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी रहेंगी। मेरा जो आइडिया है, कम से कम 250 से 300 के लमसम वैकेंसी रहनी चाहिए। आई थिंक इतनी वैकेंसी रहनी चाहिए। तो एक 250 से 300 के बीच में अगर वैकेंसी है तो एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है, वेरी गुड नंबर। और एक फायदेमंद चीज़ ये होती है एपीओ में, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप पीसीएसजे निकाल कर अगर आप मैजिस्ट्रेट बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप एचजीएस का एग्जाम नहीं दे सकते। ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि जो लोग पीसीएसजे के जरिए मजिस्ट्रेट बनते हैं वो एचजीएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो लोग एपीओ बनते हैं वो एपीओ में आपको एलिजिबिलिटी काउंट की जाती है। अगर आप पीसीएसजे बनते हैं तो आप बाई प्रमोशन ही जा सकते हैं सेशन कोर्ट में, लेकिन अगर आप एपीओ बनते हैं तो आपके लिए एचजीएस के दरवाजे भी खुले रहते हैं। तो जो लोग आपके बीच के या आपके साथ ही जो लोग बन चुके हैं पीसीएसजे के जरिए मजिस्ट्रेट, उनके लिए शुभकामनाएं। तो आप अगर उन लोगों को कंपीट करना चाहते हैं या उन लोगों से आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एपीओ। एपीओ में क्या रहेगा कि आप एचजीएस दे पाएंगे और उनसे आगे जाकर बैठ सकते हैं, उनके अधिकारी बनकर बैठ सकते हैं। तो अगर जो लोग बिहार के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम बिहार के लिए भी एक नया बैच शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हम 21 तारीख से जो हमने यूपी और उत्तराखंड एपीओ को जो हम पढ़ाने वाले हैं, उसी में जो एक्स्ट्रा पेपर रहेंगे बिहार के, हम उनको ऐड करके उसी में पढ़ाएंगे। और चूंकि जीएस भी आती है बिहार एपीओ में, तो हम जीएस को भी इसमें कवर कराएंगे। मैंने जैसा कि बताया, इसमें जो टोटल फीस है वो हमारी 16,500 रुपये है फीस। मैंने आपको कल भी बताया था। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो हमसे दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या हमारे ऑफिस को विजिट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जब भी ये वैकेंसी नोटिफाई आपको बता दिया जाएगा। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, बिहार के सिलेबस के रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, एक 10-15 मिनट का एक वीडियो बना के मैं आपको पहुंचाऊंगा आप तक। चलें अब हम बात करते हैं अपनी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन ऑफ एंड अटैचमेंट। देखिए जैसा कि देख रहे हैं हम 84 से शुरू होता है। तो 84 में क्या है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। पर्सन एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार व्यक्ति। पर्सन एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो फरार है, तो अरेस्ट नहीं किया गया है, फरार चल रहा है ये व्यक्ति, ये फरार चल रहा है, इस तरह के व्यक्ति के लिए ये प्रोक्लेमेशन इशू किया। देखिए 84 क्या कहता है। ये प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। प्रोक्लेमेशन क्या होता है और अटैचमेंट तो जानते हैं आप, कुर्की होती है, ठीक है। कुर्की किस तरह से होती है वो आपको बताएंगे आप। और ये प्रोक्लेमेशन जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है वो भी देखेंगे। देखिए इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, किसी भी न्यायालय को ये यकीन करने का विश्वास हो, यकीन करने की वजह है, कारण है, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट। ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। प्रीलिम्स का सवाल बन जाता है कि किस कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेमेशन हुआ, एनी कोर्ट, कोई भी न्यायालय। और ये कब कर सकते हैं, देखिए आफ्टर और बिफोर से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं, एविडेंस आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट। ये एविडेंस लेने के बाद भी हो सकता है या एविडेंस लेने से पहले। ये जरूरी नहीं कि एविडेंस लिया गया है या नहीं लिया गया, ये जरूरी नहीं है कुछ। क्या कर सकते हैं, एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट, किसी व्यक्ति के खिलाफ एक वारंट हैज बीन इशूड, जारी हो चुका है, बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो एब्सकॉन्ड कर गया है, उस वारंट से बच के भाग रहा है या खुद को उसने छिपा लिया है इसलिए कि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके उस वारंट के तहत। तब क्या करेंगे, सच कोर्ट, इस तरह का कोर्ट मे पब्लिश अबाउट रिटन प्रोक्लेमेशन। इस तरह की कोर्ट, ये कोर्ट क्या करेगी, एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कराएगी, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन
30 डेज। तो क्या करेगी इस तरह की कोर्ट? इस तरह की कोर्ट ये चाहती है कि एक कोर्ट में अपीयर हुई आप और एक स्पेसिफाइड जगह पर और स्पेसिफाइड टाइम पे, जो कि 30 दिन से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज। इस तरह का जो प्रोक्लेमेशन होगा उसमें जगह और उसमें स्थान और समय लिखा होगा। इस तरह के व्यक्ति को, जिसको कहा गया है कि 30 दिन से कम की अवधि नहीं होगी, 30 दिन तक या उससे ज्यादा हो सकती है, कि इतने वक्त में आपको क्या करना होगा, आपको कोर्ट में फला टाइम फला जगह पर आपको हाजिर होना होगा। ये कोर्ट चाहती है। और क्या चाहती है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। और ये जिस दिन से पब्लिश की जाएगी प्रोक्लेमेशन, उस दिन से ये 30 दिन का समय होगा आपके पास, आप आके कोर्ट में हाजिर हो जाए। अगर इसमें आप हाजिर नहीं होते तो क्या होगा? अब देखिए कुर्की होगी। तो क्या क्या होगा? दी प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। कैसे पब्लिश की जाएगी, उसका तरीका क्या होगा पब्लिकेशन का? तो देखिए पब्लिश करने का पहले का ए देखिए, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिकुअस प्लेसेस, प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड। किसी गांव या किसी कस्बे में वो व्यक्ति रहता है, उस गांव और कस्बे के किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस पर, किसी ऐसी जगह पर, यहाँ गैदरिंग रहती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, कोई चौराहा वगैरह, ऐसी जगह पर कॉन्स्पिकुअस प्लेस, सहज दृश्य, वहां क्या कराएंगे? पब्लिकली रीड कराएंगे। वो लेकर जाएगा इस तरह से और बोलेगा कि फला न्यायालय ने फला फला व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की क्या कही है, एक प्रोक्लेमेशन इशू किया है और वो आज दिनांक से क्या करना है, तो 30 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर होना है, अन्यथा की स्थिति में उसके परिणाम खराब होंगे। बी देखिए, इट शैल बी अफिक्स्ड, it shall be affixed to some conspicuous part of the house or home street in which such person ordinarily reside or to some conspicuous place of the such town or village। एक कॉन्स्पिक्यूस पार्ट होगा हाउस का और होम स्ट्रीट का, जहां वो व्यक्ति रहता है, और टू सम कॉन्स्पिक्यूस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज, एक घर है उसका जहां वो रहता है या घर के आसपास का एरिया है वहां रहता है, उसके कॉन्स्पिक्यूस पार्ट पे उस प्रोक्लेमेशन को चिपकाए जाएंगे, अफिक्स कराएंगे, चस्पा कर देंगे, या फिर उस गांव के या उस टाउन के जिसमें कि वो रहता है व्यक्ति, उसके किसी ऐसी जगह पर जहां पर पब्लिक गैदरिंग रहती हो, जहां पर लोग आसानी से उसको देख सकें, ऐसी जगह पर भी उस प्रोक्लेमेशन को क्या कर सकते हैं? चस्पा करके आ सकते हैं। ये भी पब्लिकेशन का एक तरीका है। अगला तरीका क्या हो सकता है? सी देखें, अगला तरीका सी, अ कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। या एक कॉपी कहां पर भी लगाई जा सकती है? कोर्ट के, कहां पर लगा सकते हैं? कोर्ट हाउस का, जो कोर्ट का रूम है उसके एक नोटिस बोर्ड पे लगा दें, जिससे कि आने जाने वाला टाइम वहां देख सके और उसका कोई परिचित देखे तो उसको बता दे कि तुम्हारे खिलाफ क्या हुआ है, प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? द कोर्ट में आल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स। अगर कोर्ट को सही लगता है तो एक कॉपी उस न्यूज़पेपर में, जो कि डेली सर्कुलेटिंग में है, जो डेली सर्कुलेट किया जाता है, डेली का न्यूज़पेपर है, सर्कुलेट होता है, उसके पर्टिकुलर उस इलाके में जिस जगह वो रहता है, ऐसे न्यूज़पेपर में भी एक पब्लिकेशन निकलवाया जा सकता है अगर कोर्ट को सही लगता है। इसमें अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? क्लॉज 3 इसका क्या कहना है? A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subclause 2 shall be conclusive evidence that the requirement of the section have been complied with and that the proclamation was published on such day। ये माना जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कोई पूछेगा, कंक्लूसिव एविडेंस होगा इस बात का, इस तरह की पब्लिकेशन, इस तरह की जो प्रोक्लेमेशन इसको पब्लिश कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 में बताए गए तरीके से, इस बात का एक सबूत होगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा, कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि वो आपको क्या कर दिया गया है, आपको पब्लिश कर दिया गया है। इसके पर्पस से क्लॉज 3 कहता है। क्लॉज 4 क्या कह रहा है? वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 is in respect of a person accused of an offense which is made public punishable with imprisonment of 10 years or more or imprisonment for life or with the death under the भारतीय न्याय संहिता 2023 or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that fact। अब आप नहीं आए, उस प्रोक्लेमेशन के जरिए भी नहीं आए, और आपको जो प्रोक्लेमेशन इशू किया गया आप नहीं आए, तो जब नहीं आए आप फेल कर गए, आप नहीं आए फेल कर गए, आप आए नहीं कोर्ट में, तब आपके उस ऑफेंस का नेचर देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द BNS 2023 एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। किसी भी कानून के तहत जिस अपराध को आपने किया है, जिस अपराध का एलिगेशन है आप पर, वो अपराध कम से कम 10 साल तक की सजा वाला हो या मैक्सिमम डेथ पेनल्टी वाला हो, इसी के बीच का कोई अपराध होगा, तभी आपको कोर्ट क्या करेगा? एक इंक्वायरी कराएगा, अगर जरूरत समझता है तो इंक्वायरी कराने के बाद आपको डिक्लेयर कर देगा, एक आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। अभी तक आप प्रोक्लेम्ड पर्सन थे,
विद इन 30 डेज प्रोक्लेम्ड पर्सन रहता है आदमी, और जब 30 डेज का टाइम पूरा हो जाता है और वो कंप्लाई नहीं करता है उस प्रोक्लेमेशन का, जब वो आता नहीं है तो फिर क्या होता है, तो फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देता है कोर्ट, और वो एक इंक्वायरी करने के बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर देता है। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 5 क्या कह रहे हैं? The provisions of subsection 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under the. The provision of subsection 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1. अब समझिए आप, ये कह रहे हैं कि 2 और 3 में जिस तरह से आपने shall apply to the declaration किया था ना, made by the court under subsection 4, तो जो प्रोविजन आपके क्लॉज 2 और 3 है, जिस तरह से आपने पब्लिकेशन कराया है, तरह से आपने प्रोक्लेमेशन का कराया आपने, ये डिक्लेरेशन का भी वैसे ही होगा। डिक्लेरेशन में क्या होता है, वो बता दिया जाता है, कुर्की की बात की जाती है कि देखो ये व्यक्ति को 30 दिन का टाइम दिया गया था इस पर्सन को, कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू करके, लेकिन ये आदमी हाजिर नहीं हुआ, अब लिहाजा इसको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से ही आपको उससे होंगे। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। मैंने बताया आपको जब आदमी नहीं आता है तो उसको अटैच किया जाती है उसकी प्रॉपर्टी को। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। 85 कुर्की की बात की गई है। 85 में क्या कह रहे हैं, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, कारणों को राइटिंग में रिकॉर्ड करिए, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। क्या कह रहे हैं, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन। किसी भी वक्त कोर्ट क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी किसकी, उस व्यक्ति की जिसको अरेस्ट किया जाना है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे दोनों तरह की हो, तो उस व्यक्ति प्रोक्लेम्ड पर्सन की है, उसको अटैच करने का आदेश कभी भी दे सकता है, कभी भी। ये कोर्ट के ऊपर कब देगा, देखिए प्रोवाइडेड दैट वेयर at the time of the issue of the proclamation of the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person is in relation to whom the proclamation is to be issued। अगर वो एफिडेविट देकर कोर्ट में क्या क्या साबित कर देता है, प्रोक्लेमेशन इशू में क्या करता है, is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation। अगर ये कोर्ट को लगता है ये प्रोविजन है, ऐसे कब करेगा कोर्ट, आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद करेगा। अटैचमेंट जनरल कंडीशन है कि आपने पहले प्रोक्लेमेशन इशू करनी है, उसके बाद आप देखिए कि वो व्यक्ति क्या करता है, कि वो नहीं हाजिर होता है तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करा दीजिए। लेकिन इस केस में क्या केस है कि वो डिस्पोज कर रहा है होल प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो व्यक्ति है एब्सकॉन्डिंग वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, बेच के भाग रहा है, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसी सूचना कोर्ट को मिल जाती है। या फिर वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, इस जगह से हटाकर दूसरी रिमूवल प्रॉपर्टी है, यहाँ से हटा के कहीं और ले जा रहा है, इस तरह की प्रॉपर्टी है, उसका पार्ट कोई कर रहा है, लोकल जुडिक्शन के हटा रहा है कोर्ट के, तब कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा अटैचमेंट का फॉर ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, साथ साथ ऑर्डर दे देगा किसके, इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा होगा तभी वो अटैचमेंट का आदेश भी दे सकता है। लेकिन इन केस ऑफ दिस और दिस, पहले केस में क्या है कि वो क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर रहा है, होल पूरी प्रॉपर्टी या किसी पार्ट का अपनी प्रॉपर्टी, रिमूव कर रहा है, हटा रहा है होल प्रॉपर्टी या कोई पार्ट उसका। अब कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है इस तरह से तो वो क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करने के बाद में उसके अटैचमेंट का ऑर्डर भी साथ साथ साइमल्टेनियसली दे सकता है। लेकिन जनरल कंडीशन यही है कि आपको पहले प्रोक्लेमेशन इशू करनी है, जनरल कंडीशन यही है कि आपको पहले क्या करनी है, प्रोक्लेमेशन इशू करनी है, और प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद ही आप अटैचमेंट आदेश दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई हो आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं तो क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 क्या कह रहा है, सच ऑर्डर शैल authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated। देखो, अगर उसी के जिले में अगर प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो वो दोनों ही कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए ही आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अटैच की जाएगी। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट दूसरा हो तो वो इंडोर्स कर दो, इंडोर्स बाय दी मजिस्ट्रेट, तो डीएम उन्हें इंडोर्स कर देगा। भाई मान ली आगरा अलीगढ़ का कोई कोर्ट है और अलीगढ़ के कोर्ट ने क्या कर रखा है, अलीगढ़ के कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया, तो अलीगढ़ के डीएम कराएंगे क्योंकि अलीगढ़ की कोर्ट है। अब मान लीजिए वो कोर्ट जो है अलीगढ़ की और उसकी प्रॉपर्टी है आगरा में, ऐसी प्रॉपर्टी को कैसे कराएंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को ऐसे कराएंगे कि हम अलीगढ़ के जज हैं तो हम अलीगढ़ के डीएम को हम क्या करेंगे, इंडोर्स करते हुए उस प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात कहेंगे। अगर देखिए, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड to be attached is a debt
और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अगर वो कोई डेट है, कर्ज है या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको किस तरह से अटैच किया जाएगा, कैसे करेंगे, देखो बाई सीजर, सीज कर लो, सीज करने के साथ साथ सीज करके करेंगे उसे अटैच, कैसे करेंगे, सीज करके करेंगे बाई सीजर। अगर प्रॉपर्टी कैसी है, वो कोई डेट है, अटैच इज डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल है या कोई डेट है, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो बाई सीज, सीजर के जरिए, बाई सीजर। दूसरा बाई द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट कर दीजिए। बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनी वन ऑन हिज बिहाफ, या इस प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया जाएगा, किसको, बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग, ऑर्डर दे देंगे कि प्रोवाइड कर दिया जाता है बाई द डिलीवर ऑफ सच प्रॉपर्टी टू दी प्रोक्लेम्ड पर्सन, प्रोक्लेम पर्सन को नहीं देनी ना, उसके बिहाफ पे किसी और व्यक्ति को देनी, एक ऑर्डर पास कर देगा। और अगला तरीका डी क्या है, बाई ऑल और एनी टू ऑफ सच मैथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, कोई सारे तरीके अपना सकते हैं, कोई दो तरीके अपना सकती है, कोर्ट का ये माइंड है, ये तरीका अपना कोर्ट देखेगी कि हमें सारे तरीके अपना कर करना है, तो कोई एक दो तरीके अपना सकते हैं, कोर्ट का अपना डिस्कशन। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। क्लॉज अगला 4 देखिए इसका क्या कहना है क्लॉज 4 में, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड is movable, the attachment under this section shall, in the case of the land paying revenue to the state government, be made to the collector of the district in which the land is situated and in all other cases। अगर वो रेवेन्यू की जनरेट करने वाली कोई प्रॉपर्टी है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए उसे क्या कराया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के लैंड जिसमें सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा ही क्या किया जाएगा, उसे पुर किया जाएगा। कैसे, बाई टेकिंग पोजीशन, वहाँ सीजर था, ये भाई ऐसी जमीन है तो भाई टेकिंग पोजीशन ले लेगा। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोवाइडिंग द पेमेंट ऑफ द रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनी वन ऑफ हिज बिहाफ, उस व्यक्ति को ना तो उस जमीन का पेमेंट रेंट करना है, रेंट का पेमेंट देना है, ऐसा आदेश पारित करिए प्रोक्लेम्ड पर्सन को, ना तो उस प्रॉपर्टी से कोई फायदा पहुंच पाए ना उसके बिहाफ पर कोई और उसका फायदा। अगला डी, बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, कोई सभी तरीके या कोई दो तरीके अपना सकती है कोर्ट इस तरह की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए। Clause 5. If the property ordered to be attached consists of livestock or is of the perishable nature, the court may, if it thinks it expedient, order immediately sale thereof, and in such case the proceed of the sale shall abide the order of the court। जैसे ये लाइव स्टॉक है, कोई जानवर है, कोई पेरिसेबल नेचर की कोई फल फ्रूट है या कोई ऐसा पदार्थ है या कोई ऐसी चीज़ है जो जल्दी खराब होने वाली है, तो कोर्ट की अगर नॉलेज में एक्सपीडियंट की सेल करना उसका इतना ज़रूरी इमीडिएट है, उसका आदेश दिया जाएगा तुरंत ही कि उसको क्या कर दिया जाए, कोर्ट के आदेश के तहत उसको सेल आउट कर, खराब हो जाएगी प्रॉपर्टी। कोई फल है, मान ली कोई किसी का आम का बगीचा था उसको कुर कर लिया गया, तो उसमें आम को लगे थोड़ी रहेंगे, उसको तोड़ के बेचवाइए, नहीं तो खराब हो जाएंगे। या कोई ऐसे कोई जानवर वानवर है वो भूखा मर जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी उसको बेच दीजिए, मर जाएगा, कौन देखेगा उसे, इस तरह की चीज़ों में कर सकता है। द पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, पावर और ड्यूटीज और लाइबिलिटी ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन शैल बी द सेम दोज ऑफ द रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन सीपीसी में ऑर्डर 40, ठीक है। ये सीपीसी वाली पावर ही वही, सारी पावर वही होंगी, यहाँ पर भी अपॉइंट किए गए रिसीवर को होती है, चाहे उसकी पावर हो, ड्यूटी हो, या उसकी क्या हो, लाइबिलिटीज हो, सब कुछ वही होंगी सीपीसी में। आगे बढ़ते 86, the court may on the written request from a police officer cannot below the rank of the superintendent of police or commissioner of police initiate the process of the requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeit of the property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8। चैप्टर 8 में जो दिया गया उस तरीके से करेंगे। क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन। आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, आइडेंटिफाई कौन करेगा, इस तरह से आइडेंटिफाई की जाएगी चैप्टर 8 में जैसे करते हैं। द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द एसपी कमिश्नर, इस तरह के ऑफिसर होने चाहिए, तो रिटन रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से, क्या करेंगे, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग फ्रॉम अ कोर्ट और एटी इन कंट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट एंड फॉरफिट ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द हियर प्रोवाइडेड इन चैप्टर 8। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से इस प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी का जो प्रोसीजर होगा वो किस तरह से किया जाएगा, तो चैप्टर 8 में दी गई प्रोसीजर की तरीके से फॉरफिट करना, अटैच करना है, आइडेंटिफाई करना है, ये सारे का सारा तरीका किस तरीके का अपनाएंगे,
लेकिन ये रिक्वेस्ट करेगा कौन, ये ध्यान रखिए, सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर को करेंगे, कोर्ट को करेंगे, तब जाकर वो, ठीक है, कोर्ट में कर सकते नहीं हो ऑन द रिटन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पर क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई करने का आदेश कर सकते हैं, ठीक है। 87, if any claims is preferred to or objection made to the attachment of any property attached under section 85, ऑब्जेक्शन आ गया इस पर, preferred to or claim is preferred or objection made to the attachment of any property attached under section 85, ठीक है, within 6 months, 6 महीने के अंदर, from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part। इसमें क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति है जो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, जिस दिन अटैचमेंट हुआ उसके 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति हाजिर होता है कोर्ट में और वो अपना क्लेम या ऑब्जेक्शन लगाता है कि साहब जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है वो प्रॉपर्टी उस प्रोक्लेम पर्सन की नहीं है, मेरी है, और वो अटैचमेंट का सब्जेक्ट थी नहीं, तो आपने अटैच कैसे कर ली, तो ठीक है, कोर्ट सुनेगा, आपको समझने के बाद इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद में आपका जो क्लेम होगा वो अलाउड कर सकता है या डिसअलाउड करेगा इन होल और पार्ट, या तो पूरा का पूरा अलाउ कर देगा या पूरा का पूरा खारिज कर देगा, या पूरा का पूरा ना करके तो कोई पार्ट अलाउ करेगा या उसका कोई पार्ट खारिज कर देगा। Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative। ठीक है, वो आदमी मर गया, उसने दावा किया, दावा करने के बाद वो आदमी मर गया, उसने क्लेम किया था जो क्लेमेंटर था या वो ऑब्जेक्टर था, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बच्चे होंगे, लीगल ईयर्स होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉज 2 क्या कह रहे हैं इसका, क्लॉज 2 क्या कह रहे हैं, देखें, claims or objections under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of 85 in the court of the chief judicial magistrate or district, chief judicial magistrate in the district in which the attachment is। ठीक है, वो जो आपने ऑब्जेक्शन लगाना है या क्लेम करना है, तो ध्यान रहे कि आपने जिस जिले की आप प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उस जिले के आपको सीजीएम के यहाँ पर लगाना है, तो कोर्ट कौन सी चुननी है, आपका यहाँ फोरम जो होगा वो सीजीएम होगा। भाई मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने अटैच कर ली, मेरी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट ही नहीं थी अटैच का, प्रोक्लेम पर्सन कोई है, प्रॉपर्टी मेरी आप अटैच कर ले रहे हैं, भाई आप ऐसा मत करिए, मेरी प्रॉपर्टी अटैच मत करिए, आपको करना क्या है, आपको इतना करना है कि आपकी प्रॉपर्टी गलती से अटैच हुई है, तो आप जाकर सीजीएम के ऑफिस में जाकर, सीजीएम के कोर्ट में जाकर आप क्या करेंगे, एक क्लेम या ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन लगा देंगे, फिर वो सीजीएम उसमें जांच कराएंगे, जांच करा के अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसे या तो पूरी का पूरा से अलाउ कर देंगे या पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देंगे, या पार्टी अलाउ कर सकते हैं या पार्टली डिसअलाउ कर सकते हैं सीजीएम में। लेकिन वो फोरम क्या होगी, फोरम सीजीएम होगी, सीजीएम में जाएंगे, ये सीजीएम कहाँ गए होंगे, उस जिले के जहां पर क्या किया गया था, अटैच किया गया था। क्लॉज 3, every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made। कहाँ कौन इंक्वायरी करेगा, सीजीएम करेंगे, और कौन करेगा, provided that if it is preferred or made in the court of a chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate। अब ये कोर्ट सीजीएम तय करेंगे कि ये खुद करेंगे या फिर मेक ओवर करते हैं। मेक ओवर समझते हैं आप लोग, मेक ओवर क्या होता है, अपने से सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट को सीजीएम क्या कर सकते हैं, इस मामले को सुनने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भेज सकती है, दैट इज द मेक ओवर। ठीक है, मेक ओवर की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, सीजीएम क्या कर सकते हैं, या तो खुद उस मामले को डिस्पोज कर सकते हैं, या सीजीएम नहीं कर रहे हैं उस मामले को डिस्पोजल करने के लिए दूसरे मजिस्ट्रेट को देंगे, मेक ओवर कर देंगे करा के। ठीक है, अगला देखिए क्लॉज 4, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में विदिन अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर इंस्टीट्यूट ऑफ अ सूट टू एस्टैब्लिश द राइट व्हिच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट, इफ एनी द ऑर्डर शैल बी। सूट फाइल कर दीजिए, आप क्या करिए, सूट फाइल कर दीजिए, सूट करिए, सूट किसके खिलाफ करना है, भाई मैंने ऑब्जेक्शन लगाया, मैंने क्लेम लगाया, मेरे क्लेम को बोली पूरी तरीके से डिसअलाउ कर दिया सीजीएम ने, या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, या उसने मेक ओवर कर दिया, या फिर क्या करा उसने पार्टली डिसअलाउ कर दिया, तो फिर मैं इस आदेश के पारित होने की दिनांक से 1 साल के भीतर, इसमें लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, 1 year, 1 साल के अंदर कहाँ जाऊँगा, सिविल कोर्ट जाकर उसके खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सिविल सूट, और ये सिविल सूट जो आदेश जो होगा, जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो प्रॉपर्टी जो सिविल सूट में जो रिजल्ट होगा सब्जेक्ट, यानी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव, और फिर वो ऑर्डर कैसा होगा, कंक्लूसिव होगा, उसके आगे लड़ाई नहीं मिलेगी। 88, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, 88 की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्शन पढ़ लिया हमने, अब वो खुद लौट के आ रहा है, प्रोक्लेम्ड पर्सन लौट के आ रहा है, क्या कह रहा है, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। ठीक है भैया, वो आ गया, विद इन द टाइम आ गया,
स्पेसिफाइड टाइम में आ रहा है, 1 महीने के अंदर ही आ गया हो, तो कोर्ट क्या करेगा, अटैच कर ली गई ये प्रॉपर्टी, रिलीज करने का आदेश देगा, रिलीज हो जाएगी, बात खत्म। दूसरा, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, अब वो डज नॉट अपीयर हुआ है जो स्पेसिफाइड टाइम था प्रोक्लेमेशन में, उसमें आए नहीं वो, तो फिर क्या कहता है, प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट। क्या कर देंगे, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिस्पोजल हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्पोजल कर देंगे, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द attachment and until any claim preferred or objection made under section has been disposal of under that section unless it is subject to speedy and natural decay or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit। ठीक है, कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट ने गवर्नमेंट के पास भेज दी, माल खाने में जमा करा देगा प्रॉपर्टी, लेकिन ये 6 महीने का वेट करना होगा, 6 महीने से पहले इसको सेल नहीं कर सकते आप। लेकिन इसका क्यों नहीं कर सकते सेल, अगर 87 में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल होने तक नहीं बेचेंगे आप। लेकिन अगर वो स्पीडी डिके है, कोई प्रॉपर्टी नेचुरल डिके, नेचुरल और स्पीडी डिके है, या फिर कोई और वजह है जिसमें कोर्ट को लगता है कि ये इसका ओनर जो है उसके लिए बेनिफिशियल होगा इसका सेल कराना, वो सेल कराएगा, ठीक है। लेकिन जनरली सेल नहीं कराते, कितने दिन वेट करते हैं, 6 months वेट करते हैं, तो 6 months का टाइम है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो ऑब्जेक्शन को सुनेंगे, या फिर कोई क्लेम करता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए 6 महीने का टाइम है। कोर्ट क्या करता है, गवर्नमेंट के पास भेज देगा, लेकिन 6 महीने तक कोर्ट को गवर्नमेंट को वेट करना होगा कि इसको तभी सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करते। अगर इस 6 महीने के अंदर कोई क्लेम या कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर उस ऑब्जेक्शन या क्लेम को डिस्पोजल होने तक आप नहीं बेच सकते। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का नेचर कोई नेचुरल डिके वाला है, प्राकृतिक क्षयशील है, वो जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, या कोई क्या है वो स्पीडी डिके है, स्पीडी या नेचुरल डिके है, जल्दी खराब होने वाली चीज़, तो फिर उसको क्या करिए आप, वेट मत करिए, बेच दीजिए। या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में क्या हुआ है, प्रॉपर्टी में क्या करना है, गवर्नमेंट को लगता है, कोर्ट को लगता है भाई ये बेनिफिशियल टू ओनर होगी अगर हम इसको जल्दी बेच देंगे, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तभी बेच पाएंगे, अदरवाइज नहीं बेच पाएंगे। तो क्लॉज 3 देखेंगे, क्लॉज 3 क्या कह रहा है, इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, 2 साल तक, ध्यान रखना इसमें कितनी टाइम बता दिया मैंने, इसमें मैंने टाइम बता दिए तो पहले 6 months बताया मैंने आपको, और उसके बाद 1 साल की अवधि किसके लिए होगी, सूट फाइल करने के लिए। अगर आपका जो क्लेम है, जो ऑब्जेक्शन है, आप ओनर है उस प्रॉपर्टी को, गलती से प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, तो 1 साल का टाइम, अगर आपका जो क्लेम और जो ऑब्जेक्शन है अगर वो उसको डिसअलाउ कर देता है कोर्ट पार्टली और होली, तो आपके पास 1 साल का एक लिमिटेशन पीरियड होगा कि आप उस ऑर्डर के खिलाफ कोई सिविल सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, ठीक है। एक टाइम तो वो हो गया, और दूसरा टाइम क्या था, 6 महीने के अंदर आपको क्लेम करना होगा, ठीक है, 2 लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन किसके लिए, प्रोक्लेम पर्सन के लिए, कि 2 साल हो गए, तो if within 2 years from the date of the attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of a warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable to him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the reduce of the property sale after the satisfying therefrom all costs incurred in consequences of attachment and to be delivered। भैया आप 2 साल के बाद आ रहे हैं, और 2 साल के बाद आने के बाद कहाँ आ रहे हैं, उसी कोर्ट में जिसने की वो प्रोक्लेमेशन इशू किया जाए उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ रहे हैं। आकर आप वहां हाजिर हुए खुद से, या लाए गए आप, पकड़ के लाया गया आपको, या खुद से वॉलंटरी आप आ गए। आने के बाद में वहां पर अपने तर्क रखते हैं, अपनी बात रखते हैं कि देखिए माननीय न्यायालय, मैं छुप नहीं रहा था, ना मैं अवॉइड कर रहा था एग्जीक्यूशन ऑफ दी अरेस्टिंग ऑफ वारंट, तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरे पास तो पहुंची नहीं खबर, मेरे पास खबर पहुंचती तो मैं जरूर हाजिर होता, और मैं लिहाजा 2 साल की, ये ध्यान रहे 2 साल के अंदर आ जाए, 2 साल से ज्यादा होगा टाइम तो नहीं आपको कंसीडर करेगी कोर्ट। 2 साल के अंदर आ जाते हैं तो कोर्ट ठीक है कहेगी आपकी प्रॉपर्टी अटैच है, हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, गवर्नमेंट के पास भेज दी थी, टाइम ज्यादा हो गया, चूंकि सेल हो गई। अगर सेल हो गई ये प्रॉपर्टी तो जो सेल के अमाउंट होंगे, वो सेल के अमाउंट मान लीजिए 10,000 रुपये आते हैं, अब वो 10,000 रुपये में सेल किया गया सामान है आपका, आपके 10,000 रुपये है, उस 10,000 रुपये में अटैचमेंट में जो खर्चा आया वो कटेगा, और जो भी उसके रखरखाव में खर्चा आया, तो वही कह रहे ना, reduce of the property shall after the satisfying therefrom all cost incurred in consequences of the attachment to be delivered to him। अटैचमेंट में जो खर्चा आया था वो आपको खर्चा काटा जाएगा, मानिए अटैचमेंट का खर्चा 2,000 रुपये था, 2,000 रुपये काट के आपको 8,000 रुपये जाएंगे, फिर आपके खिलाफ वो जो प्रॉपर ट्रायल है वो चलेगा। लेकिन ध्यान रहे विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट की डेट से आप 2 साल के अंदर आ जाने चाहिए। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपकी प्रॉपर्टी किसी सूरत में आपको वापस नहीं। 89 लास्ट सेक्शन 89 any person referred to in subsection 3 of the section 88
हु इज एग्रीव्ड by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lies from the sentence to mention court. मैं भाई, मैं कौन था? मैं पीड़ित था, मैं पीड़ित व्यक्ति था, मैं पीड़ित व्यक्ति था। कौन पीड़ित हूं मैं? अब एग्रीव्ड हूं। कैसे एग्रीव्ड हूं मैं भाई? मैं तो प्रोक्लेम पर्सन था, मैं प्रोक्लेम पर्सन में आ गया लौट कर विद इन 2 ईयर्स। देखो 88 के 3 में मैंने ये वाली बात कह भी दी कि साहब मैं छुप नहीं रहा था, ना मैं भाग रहा था, लिहाजा मेरे पास क्या सूचना नहीं मिल पाई, इसलिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता है। एग्रीव तो हो ही हो तुम। क्यों एग्रीव हो? आपको प्रॉपर्टी देने के लिए मना कर दिया, नहीं आपने जानबूझ के दिया, हम आपको प्रॉपर्टी। तो जो ऑर्डर किया, जो रिफ्यूजल ऑर्डर है, आपकी जो प्ली थी रिफ्यूजल ऑर्डर है, रिफ्यूजल कर दिया गया आपके, तो रिफ्यूजल ऑर्डर से क्या करेंगे? अपील करिए आप। टेंशन ना लीजिए आप यहाँ हार गए, उस कोर्ट में हार गए या उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट में हार गए जिसमें आपने कुर्की की थी। तो कुर्की के खिलाफ आपने कहा कि देखो साहब मैं भाग नहीं रहा था, मैं सेटिस्फैक्टरी बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा था, मेरे पास नहीं मिल पाई, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब मैं लाया गया हूँ जब मैं खुद से आया हूँ, और फिर इस बुनियाद पर आपके जो जवाब दिया वो सेटिस्फैक्टरी था नहीं कोर्ट के लिए, तो कोर्ट ने क्या करा? आपके इस तरह के तर्क को रिफ्यूज कर दिया और रिफ्यूजल ऑर्डर पास कर दिया। इस रिफ्यूजल ऑर्डर से आप परेशान ना होइए, इस रिफ्यूजल ऑर्डर से आपको क्या मिलेगी? अपील करने की सुविधा दी गई है। कुछ सुविधा कहाँ दी गई है? 89, सेक्शन 89 अपील कर सकते हैं। अपील होगी कहाँ पे? तो अपील जनरली ऑर्डिनरी जहां इस कोर्ट से होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये कोर्ट सीजेएम है, इसकी अपील कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर मान लिए ये अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला कोर्ट है, तो फिर अपील को हाई जहां होती है नॉर्मली अपील, ठीक है ना? इस कोर्ट का ऑर्डर, जो रिफ्यूजल ऑर्डर पास किया इस कोर्ट ने, देखा जाएगा उस कोर्ट की हायर कोर्ट कौन सी है जिसकी अपील होती है जनरली, उसी में आपको अपनी अपील करनी है, बस बात खत्म। देखें इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, 3-4 सेक्शन है। ये हमारा डी सेक्शन शुरू होता है 90 से 93 तक, ठीक है? इसको और हम देख लेते हैं ताकि आपका चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर 6। इसमें क्या है 90 में? देखिए, वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू दिस अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, प्रोसेस से संबंधित कुछ अन्य नियम। क्या कह रहे हैं? प्रोसेस समझ रहे हैं? प्रोसेस आदेशिकाएं, हाजिर होने की आदेशिकाएं पढ़ना है ना। अभी हमने समन पढ़ लिया, वारंट पढ़ लिया, और अभी हमें क्या पढ़ना है? प्रोक्लेमेशन पढ़ चुके। अब अदर रूल पढ़ना है, कुछ और रूल हो सकते हैं। ये पहला रूल क्या है? अ कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज empowered by this संहिता to issue a summon for the appearance of any person issue after the recording its reason in writing a warrant for his arrest। क्या कह रहे हैं कि आप कोर्ट कर सकती है में इन केस इन विच इट इज empowered by the संहिता to issue a summon for the appearance of a person। तो ये समन इशू करने के लिए आपको पावर दिया गया था, तो लेकिन ये अपने रीजन रिकॉर्ड करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं? राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करेंगे, उसकी जगह आपको क्या कर सकते हैं? आप वारंट भी इशू कर सकते हैं समन की जगह, समन की जगह वारंट भी इशू कर सकते हैं। देखिए क्या है? इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन और आफ्टर द इशू ऑफ समन बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस द कोर्ट सी रीजन टू बिलीव दैट ही हैज absconded or will not obey the summons। ईदर बिफोर द इशू ऑफ समन, समन के इशू होने से पहले, और आफ्टर द इशू ऑफ समन, समन के इशू होने के बाद, बट बिफोर द टाइम फिक्स ऑफ हिज अपीयरेंस। अगर उसका टाइम फिक्स कर दिया गया है अपीयरेंस के लिए तब नहीं कर पाएंगे, ठीक है? या तो समन इशू करने से पहले या समन इशू करने के बाद। अगर उसे लगता है कि ये आदमी क्या करेगा? फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, रीजन टू बिलीव है दैट ही हैज absconded, भाग जाएगा, विल नॉट ओबे, और समन को नहीं, समन का पालन नहीं करेगा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे? वारंट इशू करेंगे। ये समन के पहले भी हो सकता है और समन के बाद भी हो सकता है वारंट इशू, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें किसी भी सूरत में तब नहीं होगा जबकि उसके लिए अपीयरेंस का टाइम फिक्स for the time fixed for his appearance, ठीक है? बी क्या कहना है? If at such time he fails to appear and the summon is proved to have been duly served in the time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is for such failure। भैया उसने क्या करा? समन भी ले लिया, ड्यूली सब भी हो गया, सब काम हो गए, फिर आप क्या कर रहे हैं? अपीयर नहीं हो रहे हैं, समन का अपीयर नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है, सीधी सीधी बात है, आपको क्या मिल जाएगा? वारंट मिल जाएगा। आप सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं आ पाए? नो रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर द ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। जो आपने फेल किया है, आप नहीं आए, समन को आपको भेजा गया, ड्यूली सब हो गया, सब काम हो गया, आपकी नॉलेज में भी था, लेकिन आप नहीं हाजिर हुए और ना ही कोई क्या बता रहे हैं, आप ना ही कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दे रहे हैं कि आप अपनी बात को एक्सक्यूज कर पाए कि भाई हम इसलिए नहीं आ पाए, तो ठीक है, फिर आपके खिलाफ क्या हुआ? वारंट इशू कर। ये दो कंडीशन थी, ठीक है? पहली कंडीशन ये साथ साथ में पहले भी हो सकते हैं, बाद भी हो सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज क्या है? फेल्स कर गए अपीयर करने में, समन इज प्रूव्ड हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम एडमिट, ठीक है? टाइम में भी एडमिट कर लिया गया था आपने, लेकिन फिर भी नहीं आया, आगे नहीं। पावर टू टेक वारंट और बेल, वारंट फॉर अपीयरेंस। यहाँ क्या होता है? यह देखिए क्या कह रहे हैं, 91 देख रहे हैं। व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन एनी
कोर्ट इज empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond or bail bond for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. आपने when जब एक व्यक्ति for whose appearance अपनी appearance के लिए और arrest of the officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant, जब summon और warrant issue करने के लिए कोई कोर्ट तैयार है तो क्या करेगा, is present in such court, अगर वो present है उस कोर्ट में तो such officer क्या करेगा, may require such person to execute a bond, पर्सनल बॉन्ड दीजिए या फिर बेल बॉन्ड दीजिए, बेल बॉन्ड दीजिए अपनी हाजिरी के लिए इन सच कोर्ट, ऐसी कोर्ट में, और एनी अदर कोर्ट विच द केस में बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल, अगर ऐसी कोर्ट जिसके खिलाफ ट्रांसफर कर दिया था फाइल वहां पर एक ऐसा न्यायालय सीधे सीधे तौर पर आपसे बॉन्ड और बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकता है जिसको की पावर है समन इशू करने की और वारंट इशू करने की, तो आपसे सीधे सीधे बेल बॉन्ड करवा लेगा कि आप इस बात की गारंटी दीजिए हमें या जब जब आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तब तब आप हाजिर होंगे, या फिर हम आपको केस अगर ट्रांसफर कर देते किसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में ट्रांसफर किया उस कोर्ट में आप लगातार आते रहेंगे जब जब आपको बुलाया जाए। ये एडिशनल चीजें हैं। When arrest on breach of the bond or bail bond, when any person who is bound by any bond, एक व्यक्ति था जो बाउंड था इससे बॉन्ड से और बेल बॉन्ड से, टेकन अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंदर टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट अपीयर होने के लिए, डज नॉट अपीयर, द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्ट एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। एक व्यक्ति को हमने जमानत पे छोड़ रखा है और वो उस जमानत का या तो पर्सनल बॉन्ड दिया है या फिर वो बेल बॉन्ड दिया है, अदर देन पर्सनल बॉन्ड दिया है, बॉन्ड पे सिक्योरिटी दिया है या पर्सनल बॉन्ड दिया है, और इस बात को लेकर दिया है कि वो लगातार कोर्ट में जब जब कोर्ट में हाजिरी के लिए बुलाया जाए आता रहेगा, वो व्यक्ति नहीं आता है, उसको कंप्लाई नहीं करता, तरह के व्यक्ति के लिए एक वारंट इशू कर सकता है कोर्ट, और वो वारंट इशू कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे BW भी कर सकते हैं, और क्या करेंगे, डज नॉट अपीयर द ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग द सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस, उसको पकड़ के लाकर कोर्ट के सामने, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, ये चीज 93 लास्ट इसका सेक्शन है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। बात कर रहा है द प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर रिलेटिंग टू समन्स एंड वारंट एंड देयर इशू सर्विस एग्जीक्यूशन शैल so far as may be applied to every summons and every warrant of arrest issue under the same, वारंट के, समन के और वारंट किससे, सर्विस, इशुएंस और एग्जीक्यूशन, जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे चैप्टर 6 से लिए जाएंगे, चैप्टर 6 के हिसाब से ही ये सारी चीजें होंगी। क्या क्या होंगी, 93 कहता है, सेक्शन 93 ये कहता है कि इस चैप्टर के, इस किताब में, संहिता में जितने भी समन का इशू किया जाना, समन की सर्विस का किया जाना या समन का एग्जीक्यूट किया जाना, तीसरी चीज क्या कहता है, वारंट का इशू किया जाना, वारंट की सर्विस होना और वारंट का एग्जीक्यूशन होना, ये तीनों ही चीजें, दोनों प्रोसेस की जो डील की जाएंगी वो चैप्टर 6 ऑफ BNSS से की जाएंगी, इसके अलावा कोई और दूसरा प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये आपका यहाँ तक मैंने आपको चैप्टर आपका क्या खत्म हो चुका, चैप्टर 6 आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका, चैप्टर आपका चैप्टर प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ। अब यहाँ पर चीज़ों को पेश करने की बात कहते थे, समन टू प्रोड्यूस तरह के देखिए, आप उसमें देखेंगे आप समन टू प्रोड्यूस के अलावा देखिए सर्च वारंट किस तरह से होगा, ये सब चीज़ें आपकी देखने को आपको मिलेंगी, क्या होता है, किस तरह से काम करती है। फिर ये हमने पढ़ा, देखिए इसमें जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू दिस, के अलावा ये इसमें मिसलेनियस, इसमें भी 4 पार्ट हैं, ये आपका चैप्टर reciprocal arrangement for assistance in certain matters and for attachment and the forfeit of the, पहले ये चैप्टर 8 नहीं हुआ करता था, चैप्टर 8 होता था, ठीक है। तो आपने देखा हमने अभी जो समन पढ़े वो समन कौन से पढ़े, हमने समन वारंट पढ़े अपीयर होने के लिए, ठीक है। और अब जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, अब जो हम पढ़ेंगे प्रोसेस टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, समन टू प्रोड्यूस है पहला, सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं फाइनली, ये जो आप देख रहे हैं हमारा जो चैनल है NLCC क्लासेस, तो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आती हैं, आसान लगती हैं और यूज़फुल हैं आपके लिए, बेनिफिशियल हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी तैयारी के फील्ड में है, जो भी प्रैक्टिस के फील्ड में है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और अगर हमारा सेशन पसंद आता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे सेशन को और कमेंट करिए अगर कोई आपको समस्या है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, APU वैकेंसी अपकमिंग कभी भी नोटिफाई हो सकती है, कभी भी, जिसमें तीनों स्टेट आपके लगे हुए, तीनों स्टेट
आपका यूपी एपीओ, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जे भी आने वाला है यूपी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये है। दूसरा आपका बिहार एपीओ, और बिहार जे भी आ सकता है, 33 जे भी आ सकता है, बिहार एपीओ। और आपका यूके यानी उत्तराखंड एपीओ, ये भी तीनों ही वैकेंसी लाइन में लगी हुई हैं, ये नोटिफाइड सून अभी भी हो सकती है एज पर माई नॉलेज, ठीक है। इस तरह से ये वैकेंसी आने के चांसेस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक एपीओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसको हम शुरू करेंगे 21 फरवरी से, जिसमें हम एपीओ के, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो आपका यूके हो, चाहे वो आपका बिहार हो, हम इन तीनों के ही प्रोग्राम को सिमल्टेनियसली चलाएंगे। इसमें यूपी और उत्तराखंड का सेम है, सिर्फ पुलिस एक्ट का फर्क है। बिहार में थोड़ा सा एक दो पेपर बढ़ जाते हैं, हम बिहार के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, तो बढ़ जाते हैं। बाकी जनरल जो नॉलेज है, जीएस जो है, जनरल स्टडीज, वो सेम रहती है बिहार में और यूपी में, लगभग सेम रहती है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बिहार एपीओ में, और इसमें देखने को मिलती हैं आपको बिहार एपीओ और उत्तर प्रदेश एपीओ और उत्तराखंड एपीओ। देखिए इसमें सिलेबस कम रहता है, पढ़ना कम है, टाइम बहुत है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, लेकिन नोटिफिकेशन निश्चित ही आएगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए, प्रिपेयर रखिए। आप कहीं से भी पढ़िए, हमसे मत पढ़िए या किसी भी कोचिंग से मत पढ़िए, आप खुद से पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए कंटिन्यूअस। सफलता के दो ही मंत्र हैं, लगातार पढ़ना और क्वालिटी वाइज पढ़ना, कहते हैं ना, कंटिन्यूअसली और आपके कंसिस्टेंसली। ये दो तरीके हैं आपके, अगर इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। कंटिन्यूअस पढ़ना है आपको और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, ठीक है ना, एकाग्रता और निरंतरता के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि ये मूल मंत्र है सफलता के, इसके अलावा कोई और मूल मंत्र नहीं है। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छा, नहीं करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अपने से पढ़िए। मकसद है सफलता, मकसद है आपका सिलेक्शन, चाहे हमसे पढ़ें, किसी और कोचिंग से पढ़ें, या बिल्कुल किसी कोचिंग का सहारा न लें, आप खुद से पढ़ें। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, 21 इस पैक को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एपीओ का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं। तो देर ना करें, नंबर दिए गए नंबर पर कॉल करें या हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी।